नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। जाति जनगणना का जिन्न एक बार फिर निकला है। राहुल गांधी ने अपनी सियासी बोतल से निकालकर बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दरअसल असल मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए कभी विधुड़ी को विवाद को आगे बढ़ा रही है तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को उछाल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी इससे निपटने का तरीका तलाश चुकी है और जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखेगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को लगता है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी को इसका फायदा होगा? तो ये ज्यादा हो सकता है। क्या राहुल गांधी जाति जनगणना का कार्ड खेलकर बहस को नई दिशा देना चाहते हैं? क्या 2024 के चुनाव का सियासी प्लॉट तैयार करने के लिए राहुल लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं? बीजेपी की माने तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और अब ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा या फिर किसी नए मुद्दों से नतीजे तय होंगे? सवाल कई है। आज सभी सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। This is all the BJP trying to distract. भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया। And we've learned now how to deal with it. हम बेरोजगारी बता देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे, हम सुशासन लाएंगे। क्या हुआ राजस्थान? किसान आत्महत्या कर रहा है। The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over. बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर भले ही देश की सियासत में उबाल है, लेकिन राहुल गांधी ने इसके पीछे नई थ्योरी बताई है। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गेम खेला है। What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर कई मुद्दों के जरिए ध्यान भटकाने का आरोप मढ़ दिया। मसलन एक देश एक चुनाव, इंडिया भारत विवाद। Every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we control the narrative. The opposition. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी से निपटने का दांव कांग्रेस सीख चुकी है। मुद्दों पर नियंत्रण अब उनका है। If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. सियासत में वैसे मुद्दों का अकाल तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस पार्टी के मुद्दों की खनक जनता के बीच होगी, उसकी गूंज सियासत में सुनाई जरूर देती है और उसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ता है। इसलिए कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। 60 वर्षों में नहीं हुआ। मोदी जी के 9 वर्ष 9.5 वर्ष के कालखंड में वो जो कभी किसी ने सोचा नहीं, चाहे गरीब कल्याण के काम हो, हर घर में शौचालय, आवास, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जिस प्रकार से जनधन के खाते, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। जो आप और दावे के साथ कहता हूँ 60 साल बनाम 9 साल, ये 9 साल उन पे सब पे भारी है। ऐसा नहीं है कि अब शब्द के लिए किसी के लिए भी माफी है, मुझे लगता है गलत है। बिधूरी जी ने कि जो मर्यादा है, जिसकी गरिमा को लांगा है, मैं ये नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगी और सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या हमको ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि किस तरह की गंदी भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए होता रहा है और दबे शब्दों में भी नहीं है, इस तरह से कि पार्लियामेंट में जो कि लोग सुन सकते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। यही वजह है कि हर कोई इस पर रोटियां सेक रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई है। बिहार से पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई। हालांकि आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद की सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया।
कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है, लेकिन इसका डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक में साल 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो इसका नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2017 में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यानी किसी वजह से जाति जनगणना का मुद्दा जो कल तक कारपेट के नीचे था, वो आज बहस का विषय है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी को माइलेज मिलता देखकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जाति जनगणना का मुद्दा तेजी से उठा दिया है। अब ये बताइए मुझे, कब राहुल गांधी जी की सीट है वायनाड, अगर हम सुरक्षित कर दें महिला के लिए तो वो नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल कारणों से कर दी। इसलिए डिलिमिटेशन आयोग को सौंपा है कि वो तय करेगा अभी कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये तो प्रक्रिया भाई, इसमें क्या है। ऐसे में जीतन राम मांझी कुछ चुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी हों या घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हों, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं तो थेथरोलॉजी है, थेथराई करते हैं। उनको समय मिला, उस समय महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या किया। 2024 के रण में उतरने से पहले सियासी पार्टियों में बहस का विस्तार होना बाकी है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत भर है। आगे सियासी सीन में कई पड़ाव आने हैं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका कराते हैं राखी राठौर प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जरा अलका जी से ही समझते हैं और जानते हैं। अलका जी, राहुल गांधी का ये बयान बहुत चर्चा में है। वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश दरअसल बीजेपी कर रही है। कौन से मुद्दे की वो बात कर रहे हैं? अर्पिता जी, देश की आधी आबादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे उनके लिए मुद्दा महंगाई है। वो बताएंगी उनकी सुरक्षा, मणिपुर हरियाणा की बेटियां, और देश बताएगा महिला सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं। मणिपुर प्रधानमंत्री जी जाते नहीं है, उनका कोई मंत्री नहीं जाता। हरियाणा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर करानी पड़ती है। तो महिला सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे पर बेनकाब पूरी तरह असफल हुई ये सरकार ने अब ये दाव खेला। स्पेशल सेशन कॉल किया गया, लगा अभी अभी हमें कुछ मिलने वाला है। स्पेशल सेशन की आड़ में पूरी चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, बहस चली और पूरे मुद्दे गायब हो गए वापस महंगाई और सुरक्षा के, महिलाओं से जुड़े बेरोजगारी के साथ, और सिर्फ इस पे चर्चा हुई। फिर क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। महिला आरक्षण बिल हमने कहा बिना शर्त हम समर्थन देते हैं, आप लाइए। हमने समर्थन दिया, बिल आया, लेकिन रोड़ा विपक्ष ने नहीं अड़ाया। रोड़ा भाजपा की नेता उमा भारती कहती हैं भाजपा ने परिसीमन का, जनगणना का रोड़ा अटकाया, ओबीसी का अधिकार उन्हें वंचित रखकर उनका अपमान किया। आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलना है। आधी आबादी को। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सेकेंड अलका जी, मैं थोड़ा माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझे, पॉइंट टू पॉइंट जरा समझूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आपने सारी बातें कह दी। मुझे जरा ये बताइए, राहुल गांधी का ये जो हम चला रहे हैं साथ साथ बयान, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया है क्या महंगाई का, महिला सुरक्षा का, या जाति जनगणना का जिन बाहर निकला है? अर्पिता जी, राहुल गांधी जी आज एक कॉन्क्लेव में थे, पत्रकारों और ऑडियंस के, जनता के बीच में थे, सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल अडानी से वो शुरू हुए। देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, आरबीआई की अभी की जो आंकड़े आए हैं जानकारी, उसमें किस तरीके से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने लद्दाख में कश्मीर के हस्तक्षेप से महिला, आपने पहले महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी बातें, जो बेरोजगारी, आप महंगाई की बात कर रही थी ना, महंगाई और सुरक्षा, दो मुद्दे आपने उठाए, इन बातों का जिक्र हुआ क्या? राहुल जी के ट्वीट्स देखिए, कांग्रेस के ट्वीट और वीडियो देखिए कि उन्होंने आज इन सब मुद्दों को उठाया। कल अपनी प्रेस वार्ता में भी उठाया। खास प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस दफ्तर में की और इसी मुद्दे पर की कि महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर उनसे एक धोखा हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला है। उनका अधिकार अभी मिले, 2024 में मिले। जनगणना परिसीमन का रोड़ा जो सत्ता ला रही है उसे हटाए। नहीं, ये मुद्दे कौन से भटका रहे हैं? यानी वो सीधे ये भी कह रहे हैं ना, ये निशिकांत दुबे हो गए, रमेश बिदुड़ी हो गए, इनको दरअसल सामने रखकर बीजेपी मुद्दे भटका रही है। मुझे ये बताइए,
ट्वीट का जिक्र कर दिया। कांग्रेस के कितने नेता विदुड़ी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। राहुल गांधी क्या खुद मिलने दानिश अली से नहीं गए? क्या वो मुद्दा नहीं भटका रहे हैं? वो उन गरीब महिलाओं के पास चले जाते, वो बेरोजगार महिलाओं के पास चले जाते। आप भी तो, कांग्रेस पार्टी किस लाइन पर जा रही है अगर मुद्दे भटक रहे हैं तो? और कौन है जी, आप बहुत ईमानदार, आप एक ईमानदार पत्रकार हैं। बताइए, राहुल गांधी जी दिल्ली की शकूर बस्ती की जो झुग्गियां हैं गरीबों की, इसमें महिलाओं के साथ बैठे या नहीं मिले? राहुल गांधी जी किसानों के बीच में हरियाणा में गए नहीं? राहुल गांधी जी सब्जी मंडी आजादपुर में हमारे जो मजदूर हैं उनके बीच गए या नहीं? राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच गए या नहीं गए? राहुल गांधी जी करोड़ दानिश अली से मिलने गए कि नहीं गए? मैम गए ना, दानिश अली से मिलने गए ना। इनकी नफरत की दुकानें बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकानें खोलनी होगी। एक अल्पसंख्यक चुने हुए जनप्रतिनिधि का संसद में खड़े होकर ओए ओए आतंकी मुल्ले कटुए, क्या क्या भाषा दी। आप शब्दों, आप उन चीजों का जिक्र यहाँ मत कीजिए, ठीक है? आप भी एक नेशनल चैनल में, जो जिसने बोला वो वैसे भी उसके, ठीक है? हाँ, ये शब्द कहे गए या नहीं कहे गए, हाँ या ना? सांसद खड़ा होकर सदन में ये बात कहता है और हम चैनल में कहेंगे तो वो बेनकाब हो जाएगा, है ना? इसलिए उसको बचाना, इसलिए मत कहिए उसने क्या कहा। उसने कुछ बचाना मैम नहीं है, लेकिन कोई शब्द, अब मान लीजिए किसी ने गाली दी तो क्या आप भी उसी तरह गाली सामने रखकर बताएंगी क्या कि ये वाली गाली दी? नहीं होता है ना मैम। हम एक पढ़े लिखे तरीके से एक प्रवक्ता के तौर पर सब आए हैं, तो अगर कोई गलत शब्दों का चयन कर रहा है जिसको हटा दिया गया है सदन से, उसको वहां पर यहाँ बोलना मैम ठीक नहीं है। बस मैं इतना कह रही थी, ठीक है? चलिए, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन राहुल गांधी, अगर कांग्रेस पार्टी ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब आप ये कहिए कि इस मुद्दे को हटाकर अब दूसरे मुद्दे को भटका रही है। राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी है जो एक तरफ आप ये भी कह रही हैं कि देखिए वाकई ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर पर खड़े होकर अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो भी एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ऐसे बदल क्यों जाते हैं जब वो कहते हैं कि असल मुद्दों से बीजेपी भटका रही है? विदुड़ी को सामने कर देती, निशिकांत दुबे को सामने कर देती, फिर ये बयान क्यों? मैं ये सीधा सा समझना चाह रही हूँ। मैं दोबारा एक बार लास्ट में दोहरा देती हूँ, असल मुद्दा देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, महिला सुरक्षा, चीन से मिलती चुनौती, गिरता रुपया और अर्थव्यवस्था, यही मुद्दे हैं। हम इसी पर चर्चा चाहते हैं। पर भाजपा क्या कर रही है? इंडिया वर्सेस भारत विवाद लाकर मुद्दों को गायब कर दिया मीडिया से, चर्चा से। फिर उन्होंने अपने ही सांसद से सदन में एक अल्पसंख्यक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियों पर पूरा विवाद किया। राहुल गांधी जी की गलती है कि दानिश अली के घर जाकर उसको गले लगाकर उसको ये कहा निराश मत हो, देश टूटने नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं। आपका रिकॉर्ड बहुत साफ रहा है संसद में अपने लोगों की आवाज उठाने का, हम आपके साथ खड़े। लेकिन भाजपा भी इस विवाद को पूरे देश में मुस्लिम वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडे पर ले जा रही है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि और मेहमानों के पास भी जाना है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसलिए जाति जनगणना की बात उठा रही है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो अब आप बैकफुट पर हैं, तो चलिए जाति जनगणना का मुद्दा उठा दें, इसलिए इस मुद्दे को अब राहुल गांधी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं क्या? देखिए, हम जाति जनगणना के हिमायती हैं, पहले दिन से कह रहे हैं सरकार करवाए। और हमारी बहुत से बिहार सरकार चाहती थी, कोर्ट से इजाजत मिली, हमारी कर्नाटक सरकार आप ही बता रहे हैं करवा चुकी है, राजस्थान करवा चुकी, पर देश में 2011 का जो वो जनगणना थी हमने करवाई, उसको सार्वजनिक लेकिन नहीं किया आपने। ठीक है मैम, अभी इसी सवाल के साथ लौटूंगी एक बार फिर से। राखी राठौर जी का भी जल्दी से रुक कर लूं, एक बार जल्दी से सबसे रिएक्शन ले लूं मैम, फिर आ रही हूँ। आपसे बहुत सारे सवाल है मुझे पूछने, ठीक है? राखी राठौर जी, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि वो नैरेटिव समझ चुके हैं और वो मुद्दे किस तरह बीजेपी भटका रही है, कहां ले जा रही है, कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह का स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दिया, साफ साफ झलकता है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लाने का प्रयास जो कई सालों से सभी लोगों ने किया, लेकिन आज ऐसा नेतृत्व हमारे देश में था जिसकी नीति साफ, जिसने ट्रांसपेरेंसी से काम किया, और इसीलिए ऐसा हुआ कि दोनों सदनों से वो जो बिल है वो बहुत अच्छे से पास हुआ। और यही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस होने की वजह से ही लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। अलका जी ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत सारे लोगों से मिले। अर्पिता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कल राजस्थान थे राहुल गांधी जी, क्या वो आकर यहां पर उन 20,000 किसानों से मिले जिनकी जो जमीन है वो अभी नीलाम हो गई?
क्या वो उन 2000 किसान के परिवारों से मिले जिनका कर्जा माफी ना होने की वजह से आत्महत्या कर ली? क्या वो उन युवाओं से मिले जिन्होंने पेपर लीक का दंश सहा? और 70 लाख से ऊपर ऐसे युवा हैं यहां पर जिन्होंने लगातार देखा कि यहां पर पेपर लीक हो गया। क्या वो यहां पर आकर के डीजल, पेट्रोल और महंगाई की बात करी उन्होंने कि कितना महंगा पेट्रोल, कितनी महंगी बिजली यहां पर अवेलेबल है? जो भ्रष्टाचार, लाल डायरी की बात हम लोग लगातार करते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो नैरेटिव आप सेट करते हैं उससे कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली राजस्थान के लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी की कथनी और करनी में अंतर है। और महंगाई की अगर बात करूं तो राष्ट्र का जो औसत 6% है, तो उससे 2% ज्यादा हमारे राजस्थान 8% है। जबकि इन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए, लेकिन राहुल गांधी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। मैं मुद्दे पे फिर से आना चाहूंगी अर्पिता जी, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया, एक ऐतिहासिक काम था और उसको लगातार जो है अटकाने का काम आप लगातार कर रहे हैं। अभी अभी अलका जी ने कहा कि हमने 2015 के अंदर हमने जातिगत जनगणना कराई, हमने 11 में कराई, हम राजस्थान सरकार ने भी कराई। लेकिन अगर आपने उस पूरे डेटा को सार्वजनिक नहीं कर पाए तो ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा है अर्पिता जी? आप मुझे बताइए, क्यों देश का पैसा ऐसी एक्सरसाइज में लगाया जाए जिसको आप सार्वजनिक ना कर पाए? और यही चाहते हैं मोदी जी कि ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो। जो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स है उसकी हम बात करते हैं, और इसीलिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई कानूनी प्रॉब्लम ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे प्रोविजंस किए हैं जो गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर पार्लियामेंट में बता दिया है। और बाहर आकर के इस तरह के स्टेटमेंट देना अर्पिता जी लगातार ये बताता है कि आपकी जो ठीक है, लेकिन राखी जी मुझे ये बताइए ना, इससे आगे आप जाना नहीं चाहते। अब आप उनके दूसरे कदम की आलोचना कर रहे हैं तब जब आपकी तरफ से खुद कोई पहला कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी कदम ये कि सार्वजनिक आखिरकार क्यों नहीं किया गया, लेकिन कम से कम उन्होंने एक कदम उठाया उस दिशा में। बीजेपी क्यों भागती हुई नजर आती है जाति जनगणना से? देखिए अर्पिता जी, इसकी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दी है। जिस तरह से इनके भी लॉ मिनिस्टर उस समय जो थे वीरप्पा मोइली जी 2010 के अंदर, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि जातियां जो है किसी जगह पर ओबीसी अगर है किसी राज्य के अंदर तो वो किसी और राज्य के अंदर वो जनरल कास्ट में आ रही है। इस तरह की जो पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने भी मेंशन किया। अप्रैल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2011 की जो जातिगत जनगणना के जो डिटेल्स हैं उसको सार्वजनिक मत कीजिए। देखिए, देश में काम संविधान के अनुसार होगा। कोई परिवार चाहेगा राजशाही नहीं है अर्पिता जी, संविधान जो कहेगा, कोर्ट जो कहेगा उसके अनुसार काम। ये लोग चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वो हो जाए। ना समझ बातों का और ना समझ सवालों का अर्पिता जी, ना समझ बातों का, ना समझ सवालों का कोई जवाब नहीं हो सकता है। और अलका जी मुझसे बात कर रही है महंगाई की और बेरोजगारी की। मैं तो कह रही हूँ अलका जी आप बात कीजिए। आज अर्थव्यवस्था ऐसी है हमारी कि पिछले 3 महीने के अंदर जो पिछला तिमाही है उसमें 7.8% हमारी ग्रोथ रेट है। अलका जी बता दें, पूरे विश्व में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जरा एक जल्दी रिएक्शन है अभिषेक झा से भी ले लूं, संगीत रागी जी से भी ले लूं। अभिषेक जी आपका रिएक्शन और संगीत जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कई बार देखने को मिलता है कि मुद्दों को भटका रहे हैं या मुद्दों को बदल रहे हैं, और क्योंकि महिला आरक्षण बिल एक मास्टर स्ट्रोक हो गया बीजेपी की तरफ से और इसलिए अब जाति जनगणना का मुद्दा रखिए और बीजेपी को घेरिए। क्या ये स्ट्रैटेजी दिख रही है इसके पीछे आपको? देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। व्यापक एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। अमूमन कम देखने को मिलता है कि सदन के अंदर कोई ऐसा बिल पेश हो जिसमें अधिकांश लोगों का समर्थन मिल रहा हो। महिला सशक्तिकरण हो या हर कोई चाहता है आधी आबादी को ताकत मिले, उनको उनका हक मिले, हर किसी की यही इच्छा होती है। लेकिन समझने की जरूरत है। 2 मॉडल थे इनके पास। पहला मॉडल आप बिहार से देख सकती हैं। जब 2005 में पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है, 2006 में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण। बिहार ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। हाल के दिनों का फैसला है कि सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए बेटियों को यहां 33% आरक्षण मिलता है। लगभग 1,28,00,000 महिलाओं को बिहार में जीविका समूह से जोड़ा गया है। तो जब मौका मिलता है काम करने का तब आपको करना चाहिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी महिला आरक्षण की बात की थी। आखिर ऐसा क्या है कि 9.5 वर्षों का समय बीत जाता है और तब आपकी नींद खुलती है? दूसरा, हर किसी को यह टेक्निकल एस्पेक्ट पता है। जो बातें इन्होंने कही है वो सिर्फ एक शिगुफा है। इन्होंने कहा कि भाई पहले जनगणना होगी,
परिसीमन तय होगा, उसके बाद ये चीजें लागू हो पाएंगी। तब तो होते होते लगभग 2029 का समय आ जाएगा। मतलब आपकी इच्छा थी कि 2014 में हो, ऐसा आपने कहा, लेकिन आप लागू करते करते इसे 2029 तक लेकर के चले गए। तो टेक्निकल पहलुओं में आपने चीजों को फंसाया, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ये चीजें लागू हो, क्योंकि आपकी जो नीति है वो हर तरह से हर किसी के खिलाफ भी है। अब मसला ये है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये एक आई वॉश वाला गेम चलता रहता है। ये चाहते हैं कि जब जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे, उन पर ये घिर जाएंगे, तो फिर डाइवर्ट कैसे किया जाए, चीजों को कहीं और किसी और दिशा में कैसे लेकर जाया जाए। तो ये लोग उसी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे हम डाइवर्ट कर दे चीजों को। लेकिन इस बार विपक्ष का जो पैमाना है वो आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा। इस बार एक व्यापक विपक्ष बना है और हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि आप अगर आईवॉश करके देश की जनता को ठगकर छलकर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होने वाला है। बुनियादी सवाल, बुनियादी मुद्दे आप गौर कर देते हैं। और जब आप महिलाओं को सशक्त करते हैं, अभी परिसीमन और ये जितनी बातें हैं, मान लीजिए यूपीए सरकार में ये आ जाता, ये क्योंकि सबकी, आपने कहा ना बहुत कम ऐसा होता है कि जिस पर सबकी सहमति हो। अगर ऐसा कुछ एक पहल उन्होंने भी कर दी तो आप इसको ये क्यों कह रहे हैं कि आप में धूल झोंकने का प्रयास है? यूपीए गवर्नमेंट भी अगर मान लीजिए से कर देती तो क्या तुरंत लागू हो जाता? नहीं, हमने तो समर्थन किया अर्पिता जी। और अगर वो समय लागू कर देते तो क्या वो आप में धूल झोंकने जैसा होता? 2014 में नहीं, मैं बस 30 सेकंड लूंगा, ठीक, 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, मैं 30 सेकंड लूंगा अनइंटरप्टेड, प्लीज 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 30 सेकंड लूंगा बस। देखिए, मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया कि हमारी सरकार 2005 में बनती है, हम 2006 में लागू कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव के मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी थी जो कि हर किसी के पास है, तो इनको तो प्रयास उसी वक्त शुरू कर देने चाहिए थे। अगर ये उस वक्त भी ये बिल लेकर आ रहे होते तो हमारी पार्टी सबसे आगे इनका समर्थन कर रही होती। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कालखंड में कोई भी पार्टी अगर इस बिल को लेकर आ रही होती तो हम इसका समर्थन नहीं करते। क्योंकि इतने वर्षों से इनकी सरकार है, तो हमारा सवाल इनसे यही है कि 2014 में क्यों नहीं लाया आपने? और 2000 एक बात छोटी सी समझा दीजिए, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रही हूँ कि ये ले आए, ये सही किया ना? अगर ये ले आए हैं तो हमने समर्थन करके ये बताया है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको लेकर के आएंगे, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आपने, देखिए, जस्टिस डिलेड, अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही किया कि नहीं किया? सही किया। बिल आप लेकर के आए, लेकिन दुरुस्त बिल आप लेकर के आए, आपने सही किया। लेकिन बिल आप इतना विलंब से लेकर के आए, नहीं, देर से नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें मैं बता रहा हूं अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना वक्त आप लगाते हैं जस्टिस दिलवाने में, आप एक तरह से जो भी लोग इसके लाभुक हो सकते हैं या जो भी इसके प्रार्थी हैं उनकी हकबारी करते हैं। आपने इतना टाइम लिया, आपने समय बर्बाद किया है, समय बर्बाद कर दिया और आई वॉश किया है। ये एकदम आंखों में धूल झोंकने जैसा है, और ये इनकी तरफ से जुमला ही समय बर्बाद किया, देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। अर्पिता जी, जेडीयू जो है वो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही, और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर के जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल रही थी, तो मुझे तो नहीं पता है कि महिला आरक्षण के बारे में कभी भी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का दबाव डाला हो कि वो कराइए लेकर के, नहीं तो हम साथ छोड़ देंगे। दूसरी बात, अभिषेक जी ने कहा कि भाई 33% हमने आरक्षण दिया। ये भी बता दें कि क्या वो 33% के ब्रेकअप में जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, या उस 33% में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण का विधान उन्होंने किया है? देखिए, संविधान के जो धारा है 14 कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन हो सकता है, ठीक है कि नहीं? उसी क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन के तहत ये विधान किया गया है। एक और बात में जब भी यदि जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है कि 29 के बाद ही आप 30-32 तक आप लाएंगे, इसका मतलब राहुल गांधी की भी टिप्पणी थी जो संसद में उन्होंने टिप्पणी की, और संसद के बाहर आकर के जो उन्होंने राहुल जी ने ये टिप्पणी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई टाल रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन ये मान करके चल रही है कि 2024 में चुनाव हार रहे हैं। नहीं तो ये कहते कि भाई ठीक है, हम तो जीत ही रहे हैं, 2024 में हम जीत करके आते हैं तो हम ये सारे विधान हम ला करके वहां पर हम महिला आरक्षण में ये संशोधन करेंगे, डिलिमिटेशन को हम खारिज करते हैं, हम नया एक विधेयक संशोधन करके ला देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को जान रही है कि ये 2024 में जीतने नहीं जा रहे, चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। एक और बात जाने,
सबने मुद्दा उठाया। काका काल सबके सामने। अलका जी आ रही हो। अलका जी एक सेकंड उनको बात रख लेने दीजिए। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू जी ने उसको लागू नहीं किया, वो जाति के आधार पर आरक्षण की बात किया था। बाद में जो है वो आप मंडल कमीशन के रिपोर्ट आती है, श्रीमती गांधी नहीं चाहती थी, नहीं किया। राजीव गांधी का 1990 का वो भाषण जो है वो पूरा प्रसिद्ध है। हम लोग खुद उस समय मंडल कमीशन के खिलाफ थे और इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रांति चौक पर खड़े होकर के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और विरोध के पीछे बहुत वाजिब थी। राजीव गांधी जी का तर्क बहुत साफ था कि इस देश में आप देश को प्रगतिशील आप बनाएं, आगे ले जाएं, न कि पीछे बैकवर्ड राजनीति की तरफ, आप कास्ट राजनीति की तरफ ढकेल दें। और उन्होंने खुल करके कहा था कि ये कास्ट वार की तरफ लीड करेगा देश को। संस्थाएं जो हैं वो कास्ट की संस्थाएं जो हैं वो पहले से ज्यादा और जटिल होंगी। नतीजा है कि उस समय राजीव गांधी ने और कुछ समय की कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग के विरोध के जो आंदोलन था उसको सहयोग भी किया, हवा भी दी, और राजीव गांधी संसद के पटल पर इसका विरोध किए। देखिए हुआ क्या है, फर्क क्या आया है। 2014 के चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी ने जात की राजनीति को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन लगभग जातीय राजनीति को उत्तर प्रदेश, बिहार और खास करके जो जिसे हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट जिसे कहा जाता था, उसमें उन्होंने खत्म नहीं किया तो बहुत हद तक उसको डेंट कर दिया। नतीजा है कि आप बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आती है, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर पाती है। एक समय ऐसा था कि आप उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कमंडल के बावजूद, राम मंदिर मूवमेंट के बावजूद अपने बल पर सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन ये जो राजनीति की जो धार थी, जातीय धार थी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं ना मैंने नैरेटिव समझ लिया, देखिए मैं मुद्दे ला रहा हूं, मतलब कांग्रेस पार्टी भी तय करेगी ये मुद्दे असल मुद्दे हैं और इन पर बात होनी चाहिए। देखिए आपको लगता है ये जाति जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है बीजेपी से बैकफुट पर आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर आएगी और इससे आने की आवश्यकता भी है। मुझे लगता है कि वो ये राहुल गांधी की राजनीति साफ है। उनको ये बात यकीन उनके सलाहकारों ने, ये संभवतः आपको याद होगा कि 2019 से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया गया था कि भारत के अंदर जो है वो हिंदू समाज जो है वो जातियों में विभक्त है, मुस्लिम समाज कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पे काम करता है। हिंदू समाज में यदि जातियों का विभाजन होता है तो जो रीजनल पार्टियां खड़ी थी, जो जाति आधार पर बहुत सारी रीजनल पार्टियां खड़ी हैं, अब तो भारत के अंदर कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डेवलप हो रहा है। यदि एक जगह पटेल का है, एक जगह कुशवाहा का है, तो वहां पर एक पार्टी खड़ी हो जा रही है, एक पार्टी मांझी की है तो वहां पर पार्टी हो रही है। ये बड़ा एक अद्भुत एक पूरा नैरेटिव। मैं बस एक और अंतिम बात कर दूं, राहुल गांधी दानिश अली के मामले पर बहुत संवेदनशील है, लेकिन क्या ऐसी संवेदनशीलता वो सनातन के मुद्दे पर जाकर के क्यों नहीं करते हैं? एक भी ट्वीट तो आता कहते कि हम इसमें खिलाफ करते हैं। इसका मतलब है कि क्या आप डीएमके के साथ खड़े हैं? ठीक, अलका जी, सनातन को आप ही चला रहे हैं, इसलिए ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदार मत बनिए कि कौन कहां जाता है कौन कहां नहीं जाता है। अर्पिता जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया इन्हें याद दिलाइए। 1931 का कराची में कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी जी और नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया था कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और पूरे विश्व में पहला वो रेजोल्यूशन था। और 1952 में जब हम संविधान बनाने आए हमने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। इन्हें कहिएगा 1993 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, नियत थी। आज पंचायती राज में आधी आबादी को हक दिया। 15 लाख महिलाएं पंच, सरपंच, नगर निगमों में चुनी हुई है और उसका भागीदारी 40% है। कौन लेकर आया था सबसे पहले महिला आरक्षण की सोच? किसकी थी? संघ आरएसएस की नहीं थी, राजीव गांधी जी की थी। 1989 में लेकर आए राज्यसभा। इसीलिए तो सवाल उठेगा कि उनकी सोच, जिसकी जिक्र आप कर रही हैं कि ये सोच उनकी थी, सोनिया गांधी ने भी कहा सदन के पटल से कि उनकी सोच थी, लेकिन बात अभी जैसे संगीत रागी पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी की ये भी तो सोच थी कि जाति जनगणना पर चर्चा, जाति गणना ना हो, ये देश को पीछे ले जाएगा। लेकिन राहुल गांधी आज उस सोच से इतर जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मैं बताती हूँ, उसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया है, संसद में खड़े होकर दिया कि 90 भारत सरकार में जो सचिव है 90, उसमें से मात्र 3 ओबीसी है। ये भेदभाव कर कौन रहा है? दलित, ओबीसी, आदिवासियों का अधिकार का हनन पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठी भाजपा आरएसएस की सोच से कर रही है हमले। इसलिए हमें महसूस होता है कि 2011 में जातीय जनगणना कांग्रेस ने कराई थी, उसको सार्वजनिक किया जाए, उसे आधार बनाकर महिला आरक्षण में इसे जो है उसको अड़ा ना लगाया जाए। जो राजस्थान और कर्नाटक में ये हुआ जाति जनगणना,
आप, हाँ सर मैं आ रही हूँ उस पे, उसको क्या सार्वजनिक करेगी कि कांग्रेस पार्टी? आप सार्वजनिक करने की बात कर रही हैं तो पहला फिर कह रहे हैं बिहार हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, आप राज्यों की बात करोगे तो 30 पे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शामिल था। लेकिन जो हमारे देश का जनगणना है 2011 में और 22 में हुई है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, आधार नहीं बनाया जाए, इस पे कोई किसी तरह की रोक नहीं है। इसकी मंशा और नियत सिर्फ भाजपा आरएसएस की है। उसे पता है इसी का जो इसमें भागीदारी है वो 50% है, जिसे 5% इन्होंने सीमित रखा है, जिससे नेता उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री आगे बढ़कर, हमसे भी आगे बढ़कर उठा रही है और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस तो चलिए राजनीति कर रही है, उमा भारती को दीजिए। देखिए, पहले बिहार में बिंदेश्वरी दुबे की सरकार थी, जब वो बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे तब भी इस प्रकार के आरक्षण की बात आई थी। पंचायत के अंदर कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का पूरा अपर कास्ट कुनबा जो था और उस समय की तमाम पार्टियां, अपर कास्ट पार्टियां जो थी, इसके खिलाफ में थी। एक बात और जानना चाहिए, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आप राहुल गांधी के पास 2011 में सेंसस आ चुका था, 3 साल कांग्रेस के पास सरकार वक्त था, आपने क्यों नहीं किया? आपने जानबूझ करके इसलिए नहीं किया था और ये मैं उसका समर्थन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, वो बहुत अच्छा किया, देश के लिए शुभ है। क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ये जोखिम नहीं ले सकती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आकर के खड़ी हो गई है, उसको लगता है कि देखिए हम कहीं ना कहीं से ये जो जातीय राजनीति बढ़ेगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी के शायद वोट का जो पॉलिटिक्स है उसमें डेंट पड़ेगा, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को डेंट पड़ेगा। तो ये बड़ा विमर्श है, ये मंडल कमीशन के समय भी यही था, आज भी वही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नैरेटिव को सेट करना चाहेगी, कांग्रेस उसी कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाह रही है। वो चाह रही है कि 2024 से पहले इस प्रकार का जातीय संघर्ष या जातीय विभाजन हो समाज के अंदर, ताकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है उनकी नैरेटिव ठीक काम कर सके। को महिला आरक्षण को अलग रखिए, हम महिला आरक्षण से जाति जनगणना को हटाने को कह रहे हैं, परिसीमन को हटाने को कह रहे हैं, ओबीसी का हक देकर इसे लागू करने को कह रहे हैं। आप तो 29 में लागू करने को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 24 में लागू करिए। हम नहीं कह रहे जाति कांग्रेस पार्टी जीत जाए ना 2024 में चुनाव और लागू कर दे कि ना जाति जनगणना होगी ना महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जाति जनगणना अपनी जगह अलग मुद्दा है। अलका जी एक छोटा सा सवाल, अलका जी एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है कि वो 2024 में जीतने नहीं जा रही? आप 2024 में जीत जाइए और इस पूरी व्यवस्था को बदल दीजिए। जीत रहे हैं, महिला सुरक्षा, महंगाई के मुद्दे पर जीत रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार इकलौती सरकार है जो 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर देती है, तो केंद्र की भाजपा सरकार को मजबूर में हार को देखते हुए 200 रुपए कम करना पड़ता है। शौचालयों की बात करते हैं लेकिन सुरक्षा की बात नहीं करते, बेटियों की न्याय की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार 9 साल से महिला आरक्षण बिल को टेबल करने की बात सिर्फ कांग्रेस ने की है। 10 सालों में हजारों सबूत है, गूगल करिए, किसी ने बात नहीं की इन 9.5 सालों में महिला आरक्षण पे। तो स्मृति ईरानी भाजपा की किसी अलका लांबा जी मुझे ये बताइए ना, एक सेकेंड मेरा एक सवाल है अलका जी, अगर मैं सो जाऊं और मैं एक सपना देख लूं, और सपना जो मैंने देखा, जो भी देश की तरक्की के लिए मैंने देखा कि चलिए एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, और अगले दिन सरकार उसको फ्लाईओवर बना दे, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि सरकार को मिलना चाहिए? अर्पिता जी, हमने 1993 में वो फ्लाईओवर बनाया, 14 लाख महिलाएं चल रही हैं पंचायत नगर निगमों में। इनका महिला आरक्षण बिल पर आप ले रही है ना श्रेय, मैं उस पर पूछ रही हूँ लोकसभा में क्यों नहीं ले आई? गिरने देती सरकार, अरे क्यों नहीं ले आई? अभी आप बार बार श्रेय ले रही हैं, तो ये जिसने सपना देखा उसका श्रेय है या जिसने बनवाया उसका श्रेय है? मेरा श्रेय होना चाहिए कि मैंने देख लिया फ्लाईओवर बनना है, ये मेरा श्रेय होगा, मुझे श्रेय दिया जाएगा? अर्पिता जी, श्रेय की नहीं संकल्प की बात है, और फ्लाईओवर कागजों पर बनाया पूरा करना होता है ना मैम। संकल्प की भी बात अगर है तो संकल्प पूरा करेंगे ना, या मैं संकल्प ले लूं कि मैं फ्लाईओवर बनाऊंगी और मैं बना ही नहीं पाई, जिसने बनाया फिर भी क्या संकल्प लेने के बाद श्रेय मेरा हो गया? नहीं, आप बारी बारी भूल कैसे रही है? 1993 में 15 लाख महिलाएं सिर्फ कांग्रेस की वजह से, सोच की वजह से संसद में ना कि महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है मैम, आप फिर उसको डाइवर्ट कर दे रही हैं। चलिए राखी जी आपका एक रिएक्शन ले लेती हूँ, ठीक है मैम, आप डाइवर्ट कर दे रही है मुद्दा, जिस पर पूछ रही हूँ उस पर नहीं बोल रही है, आप बदल दे रही है। मैं आप आरक्षण बिल पर कह रही थी, आरक्षण बिल को लेके मेरा सवाल था, आप बार बार दूसरी चीजों पे चली जा रही हैं। बात ऐसी नहीं है ना मैम, कानपुर के बारे में बात करो तो कानपुर चलिए, इलाहाबाद मत पहुंच जाइए। हाँ
राखी जी, आपको समझ नहीं आया, आपके दर्शकों को समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए अर्पिता जी, ठीक है, प्रकरण ठीक है, में देखा जाए तो कांग्रेस मैं का मान रही हूं, दोहरा एक बार फिर चरित्र आऊंगी, सामने फिर आया समझूंगी है जरा, और राखी मुझे जी लगता है से अलका जी देखिए। सुन लेंगे अब। इतनी बीच में बोलने की मत कीजिए मैम, आपको मैंने सुना है, मेरी भी बात सुनिए। अलका जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस पार्टी है उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। जिस तरह से संगीत रागी जी ने भी कहा कि मंडल कमीशन हो या काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, उसमें क्या इनका एटीट्यूड था और आज क्या है वो सबके सामने नजर आता है। आज ये बात कर रही थी राजस्थान की भी, तो राजस्थान के अंदर सिलेंडर्स की अगर बात करूं अर्पिता जी, तो अभी 3 महीने पहले इन्होंने जो चालू किया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी इनका हथकंडा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो 2003 के बाद 3 में जब चुनाव में जाते हैं तो 56 सीटों पे और 2013 में जब जाते हैं तो 21 सीटों पे कांग्रेस को लेके आते हैं। उस समय भी बहुत सारी हवाई हमारी योजनाएं थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुई। इसलिए राजस्थान में देखिए मैम कोई स्कोप नहीं है आप लोगों का। जहां तक अभिषेक जी की बात है, अभिषेक जी ने एक बात कही कि मौका मिले तो काम करना चाहिए, बिल्कुल बात से सहमत हूं, मौका मिले तो काम करना चाहिए, लेकिन 70 साल कांग्रेस के पास मौका था। शाह बहनों का अगर अधिकार किसी ने छीना है तो वो कांग्रेस पार्टी ने छीना है। नीतीश जी कांग्रेस पार्टी के सरकार में थे, नीतीश जी उस समय सेंटर में पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अर्पिता। लेकिन देखिए 70 सालों में जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया और आज आकर के जब ये इस तरह से जब काम करते हुए 70 साल, एक एक करके एक तो बोलिए। और राखी जी मेरा सवाल है, 70 साल पुराने नहीं जाते हैं, जरा 3-4 दिन पहले चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद की शुरुआत हुई थी मैम, तो उन्होंने कहा था पहले ही दिन कि भवन बदला है, भाव बदलना चाहिए। लेकिन विदुड़ी साहब जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहां का भाव बदला? देखिए अर्पिता जी, जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके बाद आपने पार्टी का एक्शन भी देखा। हम भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट की, इस तरह की भाषाओं का समर्थन नहीं करते। हमारे एक्शन क्या था? मैम मुझे जरा बता दीजिए, एक्शन क्या था? देने की बात करी सदन के उपनेता। मैम आप रुकिए एक मिनट। सरकार ने देखिए जो ओम बिरला जी हैं, जो अपने स्पीकर हैं, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया। जो सदन के उपनेता है राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात के लिए खेद प्रकट किया। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो विपक्ष, जो हमारा जो डॉटेड अलायंस है, उसके अंदर किस तरह के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है। हरियाणा के जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन क्या एक्शन होता है कि इमरान मसूद टाइप जो लोग हैं जो लगातार बोटी बोटी की बात करते हैं, उनको प्रमोट करने की बात की जाती है, राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है, लोकसभा के अंदर क्या एक्शन हुआ? टिकट दिया जाता है। खेद जता देना, निंदा कर देना, ये एक्शन में काउंट होता है? होगा। आपने कहा एक्शन हुआ, देखिए तो मैं समझना चाह रही हूँ क्या एक्शन हुआ? में कहा खेद जताना क्या एक्शन काउंट होता है? खेद जता दिया जाए उसको एक्शन मानूं मैं? अर्पिता जी, किन परिस्थितियों में ये देखिए किन परिस्थितियों में हुआ, इसका कारण बताओ। नोटिस पहुंचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, 10 दिन में उनको जवाब देना पड़ेगा उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हाँ। लेकिन इस बात को भी देखने की जरूरत है कि दानिश जी किस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए लगातार करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि ऐसी भाषा चल रहा है क्या मैम? होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए डॉटेड अलायंस जब लगातार प्रधानमंत्री जी के मुझे ये भी बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, रवि किशन जी भी कह रहे थे कि भड़काने की कोशिश हो रही थी। एक मिनट, रवि किशन जी भी कह रहे थे भड़काने की कोशिश हुई, उनको भड़काया गया इसलिए ऐसे शब्द निकले। कल को भड़का दिया जाएगा तो क्या कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे किसी का? देखिए मैं फिर अर्पिता जी इसी बात को कहूंगी कि इन शब्दों का समर्थन कोई नहीं करता, ना कोई कर सकता है। जरूरी है ये बात कि जो पार्टी है संज्ञान ले, पार्टी ने संज्ञान लिया है। इनकी तरह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया, उल्टा प्रमोट किया। इमरान मसूद का मैंने एग्जांपल बताया, उनको लोकसभा के अंदर टिकट दी गई, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया, उनको प्रमोट किया गया। यानी मोदी जी के खिलाफ जो जितना बोलेगा उसको उतने ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ये डॉटेड अलायंस का एजेंडा है और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये एजेंडा आपके सामने, आज महिलाओं को हक मिला है। अभी अलका लामा जी कह रही थी 2029 में एप्लीकेबल होगा। मैं कहना चाहूंगी आपसे अर्पिता जी, वो आज से एप्लीकेबल है। मैं पूछना चाहती हूं कौन सी पार्टी है ऐसी कि जो सोच नहीं रही कि महिलाएं अब आगे आएंगी। 2024 के इलेक्शन में भी हर पार्टी को सोचने को मजबूर किया है महिलाओं ने, हमारे देश की महिलाओं ने इस बात के लिए उनको मजबूर किया है कि सोचना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संसद से बाहर आकर के अपोज कर रही है इस पूरे बिल को, संसद में हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक सवाल ये भी पूछ रही है, अगर आप सारे सवाल का जवाब दे रही है राखी जी, तो वो ये भी सवाल पूछ रही है कि 2014 से जब क्योंकि इतना समय लगना था, तो ये तो पहले इतना समय अगर लगना था, आपने पहले इस बात का 2014 में जिक्र था, तो उसे पहले क्यों नहीं लाया? जब राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं, सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती है कि महिला आरक्षण बिल लाइए, एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया, सोच उनकी थी, प्रेशर उनका था, इसलिए फैसला आपका है। मजबूरी में लाना पड़ा, इसीलिए आधा अधूरा लाए हैं। बात सही है, 2014 के हमारे मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी
कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस बनाना जरूरी है। आज एक पौधा भी हम लगाते हैं तो पहले मिट्टी की खुदाई, उसमें खाद डाल करके उसको तैयार किया जाता है, तो उसका पनपना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे अब खाद पड़ेगा, अब पानी पड़ेगी, यूपी के अंदर 40% को क्या बोलिएगा फिर? 2 मिनट अर्पिता जी, 2 मिनट अर्पिता जी 2 मिनट का सब मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे। लगातार तो अलका जी बोल रही है, फिर आप भी बोल रहे हो। अलका जी की आवाज, अलका जी प्लीज, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक उदाहरण देखिए उसका, अर्पिता जी उसका उदाहरण ये है, देखिए यूपी में आपने 40% आरक्षण दिया, महिलाओं को आगे लेके गए, उनकी जमानत जब्त हो गई। मुझे बताइए उनका आत्मविश्वास बढ़ा या कम हुआ? आज हमारे देश के अंदर महिला संबंधित जो बजट है उसको 130% बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने 14 से लेकर के 19 के बीच में किया। आज 51 करोड़ अगर जनधन खाते खुलते हैं तो 27 करोड़ महिलाओं के नाम पर होते हैं। आज 3.25 करोड़ अगर मकान बनते हैं तो 3.25 करोड़ महिलाओं के साथ होंगे। अगर 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लिया तो उसमें 10 करोड़ महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के सर्वाइकल तक का लाभ लिया है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ऊपर जो है अकाउंट खोले गए। आज 13 करोड़ घरों के अंदर जल से नल की व्यवस्था की गई है, 12 करोड़ से ऊपर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, 9.5 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन दिए, सैनिक स्कूल में बच्चियों को एडमिशन मिल रहा है, आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह से बेस बना करके महिलाओं को सोशली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है कि आगे आने वाले 2029 में, अर्पिता जी मैं फिर कहूंगी, अभी इन्हीं इलेक्शंस में सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को देना पड़ेगा टिकट हमें, और महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि देखिए महिलाओं पर दरअसल केंद्रित भी क्यों है, 2014 से अगर 2019 में देख लें जो 10% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया, और इसीलिए सबकी नजर भी सीधे तौर पर इन्हीं महिला वोटरों पर भी दिख रही है और ये साफ झलक भी रही है।